स्टार्ट किया हुआ था। पीसी ऑफ है, जैसे पीसी ऑन कर दीजिएगा। वो साथ साथ करेंगे ना। तो ES6 के अंदर हमने लेट वार और कॉन्स देख लिया था, एरो फंक्शंस देख लिए थे, और स्प्लिट ऑपरेटर देख लिया था, रेस्ट ऑपरेटर देख लिया था, हाँ, टर्नरी ऑपरेटर देख लिया था। अच्छा, अब हमारे पास इसके बाद आता है डिफॉल्ट ऑपरेटर, जो आप फंक्शन के अंदर पास करते हो। अच्छा, सिस्टम का बोला ऑन हो रहे हैं। तो डिफॉल्ट ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं फंक्शंस के अंदर, मतलब फंक्शन में जब भी आप डिफाइन करोगे तो डिफॉल्ट ऑपरेटर उसमें पास करोगे। डिफॉल्ट ऑपरेटर से मकसद कि अगर यूजर ने वैल्यू नहीं दी तो आप उसकी जगह ये वैल्यू उठाना जो आपने डिफॉल्ट डिफाइन किया हुआ है। हाँ, पहले से उसकी वैल्यू डिफाइन होती है, मतलब अगर आपका यूजर नहीं नहीं देगा तो वो बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद वैल्यू उठा लेगा पैरामीटर के जरिए। हाँ, मतलब उसके अंदर हम नाम, उसके नाम रखते हैं जब भी डिफाइन किया जाता है। जैसे आपने एक ऐड का फंक्शन बनाया, और ऐड के अंदर आपने बाय डिफॉल्ट पैरामीटर पास करा दिया, जिसमें आपने बोला भाई ए की वैल्यू 10 होगी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4, और आपने बोल दिया रिटर्न कर दो ए प्लस बी। यहाँ आपने कॉल कर लिया ऐड को, एक बार ऐड सिर्फ कॉल किया। हम इसको एक बार टेस्ट करते हैं। तो हमने कंसोल नहीं किया था, कंसोल भी कर लेते हैं ताकि रिजल्ट हम देख सकें। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया सिंपल 5। अब हम यहाँ पे आए, हमने एक बार, अच्छा अब हमने क्या किया हुआ है, सिंपल एक ऐड का फंक्शन बनाया हुआ है, और ऐड में बोला हुआ है कि भाई ए बाय डिफॉल्ट 1 लेना, बी बाय डिफॉल्ट क्या लेना, 4 लेना। अब इसी को मैंने एक बार फिर से कॉल किया और यहाँ जगह 4 कॉल किया, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया 8। अगर हम यहाँ पे जाके पहले ये भी चेक करें कि ए की वैल्यू में क्या था और बी की वैल्यू में क्या था, आपके पास 1 आ गया, ए बी आ गया 4, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने कोई भी पैरामीटर उसको पास नहीं करवाया, यहाँ से कुछ भी नहीं गया, तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आपने डिफाइन की हुई थी वो उसने उठा ली।
अब आपने बोला भाई ऐड में आप 4 डाल दो, तो ऐड का मकसद कि ए की वैल्यू में क्या चला जाएगा 4, बी की वैल्यू में बाय डिफॉल्ट क्या है 4 है। एक स्टेटमेंट आपने और लगाई, अच्छा एक मिनट, यहां से हम इस तरह डायरेक्ट पास नहीं कर सकते। अब आपने यहां पर 6,7 डाला हुआ है, तो अब ए में क्या जाएगा 6, 7 किस में जाएगा बी में जाएगा। तो आप ये इसको बोलते हो डिफॉल्ट ऑपरेटर, कि आपने डिफॉल्ट वैल्यू पहले से डिफाइन करके रखी हुई है, और अगर आप वैल्यू नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू उठाएगा, अगर ये वैल्यू होगी तो वो इसको स्किप कर देगा और ये वाली आपके पास उठा लेगा जो आपने दी होगी। हाँ मतलब अगर आप जैसे यहाँ पे 4 था तो उसने 1 को उठाकर ए को 4 दे दिया, जब 6 और 7 आया तो ए में 6 चला गया, बी में 7 चला गया, 1 और 4 स्किप हो गया, और इसलिए इसका रिजल्ट जो है 6 और 7 को जब वो प्लस करेगा तो 30 बन गया। तो आप डिफॉल्ट पास करते हो। उसके बाद इसमें एक मेन कॉन्सेप्ट आया था ES6 के अंदर, वो ES11 में आया है। ES11, अच्छा ES6 के साथ ES11 का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम जो यूज़ कर रहे होंगे ना Node.js के अंदर, उसके अंदर इसका यूज़ बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अच्छा ये इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट लिटरल। अच्छा इससे पहले हमें टेम्पलेट लिटरल तो पता है ना भाई। टेम्पलेट लिटरल क्या होता है कि आपके पास आप सिंपल उसको ये सैम्पल लगाते हो डेटा शो कराने के लिए, और उसमें कोई वेरिएबल, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास है लेट ए इक्वल टू 5, और आपने कंसोल दिखाना है कंसोल डॉट लॉग वैल्यू ऑफ ए इज। तो आप अगर ES5 में बात करते हो तो आप बोलोगे भाई ए यूं करके लिख दो, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर आप बोलते हो कि भाई ES6 में हम कैसे लिखेंगे, ES6 में हम यूज करते हैं टेम्पलेट लिटरल। तो आप यहाँ डॉलर साइन लगा देते हो और डॉलर साइन के अंदर ये कर्ली ब्रैकेट में डिफाइन किया जाता है। फर्क दोनों में कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा आप बोलोगे सर स्पेस का स्पेस मसला इसलिए आ रहा है कि यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों सेम है। लेकिन हमें अब कौन सा यूज करना है, ये यूज करना है, क्योंकि रेक्ट के अंदर ये यूज होता है। रेक्ट इसको नहीं मानता, रेक्ट ES6 पे चलता है। तो हम जब अब नेक्स्ट क्लासेस में ES6 रेक्ट पे काम करेंगे तो हमें ES6 आना चाहिए। तो आप अगर हम इसी स्टेटमेंट को लिखते हैं कि भाई हमारे पास दो वेरिएबल है लेट बी इक्वल टू 10 और इन दोनों का सम निकालना है, तो हम यहाँ पे कैसे लिखते, वैल्यू ऑफ ए इज ये, फिर हम बोलते हैं इसको भाई प्लस स्लैश एन, न्यू लाइन लगा दो, फिर आप बोलते हैं भाई न्यू लाइन करने के बाद आप बोलो भाई वैल्यू ऑफ बी इज, फिर आप यहाँ बोलते हैं भाई बी की वैल्यू लगाओ, ऐसे ही है ना भाई। फिर आप बोलते हैं भाई इसमें स्लैश एन रिजल्ट इज, क्या आपका रिजल्ट क्या बना, फिर आप यहाँ जाकर दोनों को प्लस कराते हैं ए प्लस बी। और अगर हम इसका रिजल्ट चेक करेंगे तो हमें ये दोनों का सम दिखाएगा कि भाई वैल्यू ऑफ ए ये है, वैल्यू ऑफ बी ये है, और इसका रिजल्ट क्या बना 50। ये हम ES5 में लिख रहे थे। अब इसी का अगर हम ES6 में लिखना चाहते हैं तो हम इसी स्टेटमेंट को सिंपल इस तरह लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ ए इज, हमें स्लैश एन लगाने की जरूरत ही नहीं है, जिस तरह आपने लिखा होगा वैसे ही वहां पे शो होगा। रिजल्ट इज ए प्लस बी, कहां पर, अच्छा तो ये हम ES6 की बात कर रहे हैं। या अच्छा ये बोलोगे सर ये स्पेस क्यों आया, अब ये जो स्पेस है ना ये इस स्पेस को भी काउंट करेगा।
तो ये इस स्पेस को भी काउंट कर रहा था, इसलिए सेंटर पे आ रहा था। तो अब आपके पास ये ES6 में लिखा हुआ है, ये वाला ES5 में। आउटपुट में कुछ फर्क नहीं आता, लेकिन लिखना हमें अब ES6 में है, ES5 में नहीं लिखना। सही है भाई, क्योंकि ES6 अब हमें यूज करनी है। अच्छा, उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट लेटरल। जैसे मिसाल के तौर पर अब यहां पर आए, यहां पर जाके आपने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, सॉरी अब वार नहीं, अब लेट। अब हम थोड़े से एडवांस डेवलपर बन गए, अब वार यूज नहीं करना। वार आपके प्रोग्राम का स्कोप खराब कर देता है। अगर वो दो जगह पे वेरिएबल होगा तो पिछली वैल्यू को चेंज कर देगा, अगर लेट होगा तो नया वेरिएबल बनाने ही नहीं देगा, बोलेगा भाई इस नाम से पहले से वेरिएबल बना हुआ है उसका नाम चेंज करो। तो फिर आप, वरना ये होगा कि ऊपर भी फर्स्ट नेम है, नीचे फादर को आपने बोला भाई एफ नेम, फर्स्ट नेम में भी आपने एफ नेम लिखा और फादर के नाम में भी आपने एफ नेम लिखा है शॉर्टकट, तो वो आपको एरर देगा कि नहीं भाई तूने एफ नेम पहले से बनाया हुआ है। तो इस एग्जांपल के लिए आपको फिर ये काम करना होगा। अच्छा, अब आपने बोला भाई नेम इक्वल टू अली। अब आपने यहां बोला भाई कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट। ये तो सिंपल है भाई कि ऑब्जेक्ट लेकर आओ। आप बोलोगे सर ये तो वही का वही है, नेम अली आ गया। अच्छा, अब मैं यहां जाकर नेम लिखूंगा तो आप बोलोगे भाई अली आउटपुट आ जाएगा, ऐसे ही है ना भाई, अली आउटपुट आ गया। अब मैंने इसकी जगह एज लिखा तो ये आ गया अनडिफाइंड। अब जब ये नोड जेएस में जाएगा ना तो उसमें ये मसला करेगा कि भाई ये तो प्रॉपर्टी मेरे पास है ही नहीं, तो आप उसके लिए लगाते हो क्वेश्चन मार्क। क्या लगाते हो? क्वेश्चन मार्क के भाई अगर प्रॉपर्टी नहीं होगी तो आप उसको एरर मत दिखाना, आप उसको मत डिफाइन करना कि भाई ये वैल्यू है ही नहीं। आउटपुट में फर्क नहीं आता, लेकिन आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। जब आप नोड जेएस या रेक्ट में काम कर रहे होते हो तो वो यहाँ फट जाएगा। जावास्क्रिप्ट क्योंकि नहीं फाड़ने देता, क्योंकि ये बोलता है कि बेचारा डेवलपर बहुत मुश्किल से पहुंचा है यहाँ तक, जावास्क्रिप्ट तक। लेकिन जब आप रेक्ट में जाओगे और ये आप नहीं डिफाइन करोगे तो वो आपके पास एरर दे रहा होगा। वो बोलेगा भाई आपने ये लाजमी डिफाइन करना है। तो आपने हर कीज के अंदर जब भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है तो आगे क्वेश्चन मार्क लगाना है। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर इसकी आपके पास कोर्स है, कोर्स के अंदर फिर एक और एरे है, उसके अंदर उसके मार्क्स पड़े हुए हैं। तो अब आप जब ये लिखोगे कोर्स, तो कोर्स के आगे भी, क्योंकि ये डेटा आपको यूजर देगा। अच्छा, इससे अब मैं ये हटाऊंगा ये सही है, लेकिन अब मैं जब इससे आगे जाऊंगा ना तो ये मुझे ये लगाने देगा। मतलब आखिरी वैल्यू पे आप नहीं लगाओगे, मतलब ऐसे नहीं कि मैं इस पे लगा दूं, क्योंकि इसका ये मकसद है कि अगर कोर्स इसमें पड़ा हुआ है, अगर कोर्स की वैल्यू इसमें है, मिसाल के तौर पे इसमें कोर्स था ही नहीं, जैसे यहाँ पर कोर्स, इस बंदे का कोई कोर्स है ही नहीं, और मैंने यहाँ पर लिखा है कोर्स डॉट मार्क्स। अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये फट गया। जब ये फट गया तो यहाँ प्रोग्राम क्या हो गया? रुक गया, आगे कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होगी। लेकिन जब मैंने ये बोला कि भाई अब ये चेक करो, तो अब ये फटेगा नहीं, अब ये फटा नहीं है। क्यों? इसने बोला भाई अनडिफाइंड, मुझे वो वैल्यू नहीं मिली, क्योंकि अब देख रहे हो इसके पास कोर्स, तो अब एक अली बंदा है वो आज ही आपकी वेबसाइट पे आया है, कोई उसने कोर्स इनरोल नहीं किया, आपने रिजल्ट के पेज पे लगाया हुआ है कि उसके कोर्स निकाल के लाओ। तो अगर आप ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो आपका प्रोग्राम वहाँ फट जाएगा, यूज़र कुछ काम आगे नहीं कर सकता। ऐसी है ना भाई, यहाँ पे अब एरर आ गया कि भाई मैं कोई भी रीड प्रॉपर्टी नहीं कर सकता, अनडिफाइन आ रही है। लेकिन जैसे ही आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, अब ये बोलेगा भाई नहीं, मैं इसको एक्सेस नहीं, अनडिफाइन। अगर आप यहाँ जाकर, जैसे मिसाल के तौर पर इसमें मार्क्स है, मार्क्स के अंदर आपने बोला टोटल मार्क्स, मिसाल के तौर पर टोटल मार्क्स
या आपने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के अंदर फिर उनके नाम है, आपने इंग्लिश लिख दिया, भाई इस सब्जेक्ट में इसके इतने मार्क्स आए हैं। और अब आप अगर यहाँ जाकर डॉट गलती से सब्जेक्ट्स लिख देते हैं, एक मिनट इसकी स्पेलिंग, अभी हमारे पास आउटपुट में कोई मसला, यहाँ पे इसने दिखाया भाई, हमने इसको बोला हुआ कोर्स, कोर्स के अंदर मार्क्स, अच्छा मार्क्स के मार्क्स नहीं है, तो हमारे पास सिंपल क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब मैं अगर यहाँ जाकर डॉट नेम टू करता हूँ, इसमें कोई नाम का तो वेरिएबल है ही नहीं, नेम टू का तो वेरिएबल नहीं है ना, मतलब की नहीं है। इसको हमने रन किया तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये अनडिफाइंड। अब अगर हम इसको यहाँ से हटाते हैं, इस क्वेश्चन मार्क को, तो आपके पास रिजल्ट में क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड। आपने ये हटाया, आपके पास रिजल्ट क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड। लेकिन जैसे ही आपने इस पूरे मेन ऑब्जेक्ट को, जो इसका बाहर वाला ऑब्जेक्ट था, उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया, भाई इसके पास कोर्स का ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जब ये कोर्स का ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो यहाँ पर ये फट जाएगा, क्योंकि भाई इस बंदे के पास तो कोई कोर्स का ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो वो कहाँ से रिजल्ट निकाले, वो कहाँ से सब्जेक्ट निकाले, और फिर सब्जेक्ट है तो नेम टू कहाँ से निकाले। तो इसलिए आपको हर कीज के बाद, आपके पास भले आउट जो आपने डेटा है वो सही लिखा हुआ है, लेकिन हर की के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। लेकिन आखिरी की पर आपको ये अलाउ नहीं करेगा, आपने आखिरी की पर नहीं लगाना। आ रही समझ, ताकि आपका प्रोग्राम फटे नहीं। अगर ये आप ये नहीं लगाओगे तो रेक्ट में जाकर फिर हम परेशान हो रहे होंगे, टेंशन में आ रहे होंगे कि क्योंकि बैकएंड वाला आपको डेटा दे रहा होगा, डेटा आपका यूज़र लिखने वाला है। डेटा लिखने वाला कौन है, मतलब आपकी वेबसाइट पे डेटा देने वाला यूज़र है। अब उसने, आपने मांगा हुआ है फ़ोन नंबर, उसने अपना नाम लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे, और ना फ्रंट एंड वाले ने कंडीशन लगाई है ना बैक एंड वाले ने कंडीशन लगाई है, वो फ़ोन नंबर की जगह उसका नाम स्टोर हुआ पड़ा है। अब जब वो डेटा शो होगा तो उसको तो नंबर चाहिए था, पीछे उसका नाम आ रहा है, तो वो यहाँ जाके फट जाएगा। तो आप इस तरह ये लगाते हो कि भाई इस प्रॉपर्टी से आप जानो, अगर ये सब कीज़ हैं तो उसको रिजल्ट दिखाओ, अगर आपको की नहीं मिलती तो उसको फाड़ो नहीं, मतलब उसको एरर नहीं दिखाओ, उसको अनडिफाइंड दिखाओ कि ये की मेरे पास है ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रोग्राम कभी क्रैश नहीं होगा। आ रही है समझ? तो इसको आप ऑब्जेक्ट लिटरल बोलते हो कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दिया, उसको की मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिली तो अनडिफाइंड दिखाऊंगा, एरर नहीं दिखाऊंगा। सही है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गई? तो ये था ऑब्जेक्ट लिटरल, जिसके अंदर आप डिफाइन करते हो इस चीज को कि भाई हमारे पास ऑब्जेक्ट लिटरल इस तरह करके डिफाइन हो रहा होता है। इस प्रॉपर्टी के बाद, हाँ मतलब सबसे जो सबसे लास्ट, अगर जैसे ये है ना, अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ, जो सबसे आखिरी की होगी उस पर वो नहीं लगाने देगा। क्यों कि इस, हाँ मतलब आखिर में, क्योंकि इसका देखो, इसका मकसद क्या है कि भाई मुझे ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। अगर मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया तो मैं उसमें ढूंढूंगा कोर्स, कोर्स मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो अनडिफाइंड। इस तरह इसका क्या था कि भाई मैं कोर्स ऑब्जेक्ट ढूंढूंगा, अगर ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया तो मैं कोर्स को ढूंढूंगा, और अगर कोर्स मिल गया तो मैं सब्जेक्ट को ढूंढूंगा, और अगर सब्जेक्ट मिल गया तो नेम टू दिखाऊंगा, नहीं मिला तो अनडिफाइंड दिखाऊंगा। अब इसमें से कोई भी वैल्यू, अगर उसको कोर्स नहीं मिलता, मिसाल के तौर पर हम यहाँ जाकर इसका नाम ही कर देते हैं कोर्सेज। सही है भाई, यहाँ पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। क्यों कि वो यहीं उसकी एग्जीक्यूशन यहीं पे जाके रुक गई है, वो इससे आगे गया ही नहीं है। यहाँ पे उसको रिजल्ट मिला अनडिफाइंड, उसने बोला भाई अगली लाइनों को रीड ही नहीं करो,
इस लाइन को स्किप करो और इसको दिखा दो अनडिफाइंड। मतलब आपके पास की का नाम था कोर्सेज, आपने गलती से मिस्टेकली या जान के यहाँ पे कोर्स लिखा हुआ है। तो अब क्या है कि आपके पास आपका प्रोग्राम ने बोला भाई मेरे पास तो कोई ऐसी की नहीं है। जब ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगे हुए होते तो यहाँ पे ये एरर दिखाता कि यार मुझे तो ये चाहिए था और मुझे मिला नहीं है, तो मैं इसलिए यहाँ पे प्रोग्राम। जब कोई भी जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि ये इंटरप्रेटर है, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, जिस लाइन पे ये फट जाता है वहाँ प्रोग्राम रुक जाता है, सर्वर आपको दोबारा से स्टार्ट करना होता है। मतलब वेबसाइट कभी भी आप देखते हो अक्सर सिंध यूनिवर्सिटी वालों के साथ ये हालत होती है कि वो वेबसाइट एक बार क्रैश होती है, फिर जाके सर्वर वो जाके लाइव करते हैं। अभी वैसे सही हो गया है, इससे पहले ये था कि लाइव होता था और फिर से रिजल्ट आता था। उसका यही था कि भाई उनका सर्वर कभी, कोई भी सर्वर, सिर्फ सिंध की बात नहीं कर, मतलब सिंध यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर, ओवरऑल कोई भी सर्वर एक बार रुक जाए तो उसको दोबारा से सर्विस को स्टार्ट करना होता है, क्योंकि इसके पीछे पीएम सर्विस। जब हम नोड.जेएस सीखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये पीएम सर्विसेज क्या है। मल्टीपल सर्विस होती है। अक्सर आपने आज तक नाम सुना होगा AWS, सबसे अच्छा सर्वर, सबसे अच्छी सर्विस ये देता है, पर इसकी एक एक हिट वो क्लाइंट जानता है उसको कितना डॉलर देने पड़ते हैं। लेकिन AWS कभी भी, अगर अब AWS ये ना, अगर सर्वर ये क्रैश हुआ तो बाय डिफॉल्ट उसमें इतनी स्केलेबिलिटी होती है कि खुद ब खुद अपने कोड को रन करके सर्वर रीस्टार्ट कर दे, ताकि यूज़र को पता ही ना लगे कि सर्वर क्रैश हुआ था और फिर से स्टार्ट हो गया। लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता है। तो हमारे पाकिस्तानी क्लाइंट या जो छोटे क्लाइंट होते हैं फाइवर पे, ये नहीं, मतलब ये यूज़ करते हैं cPanel, Heroku, तो ये आपको दोबारा से लाइव करना पड़ता है। मतलब को अब आप लाइव किस तरह करते हो, कोड में जाकर पीएम की सर्विस दोबारा से चलाते हो, सिंपल होता है पीएम रीस्टार्ट। लेकिन जब तक पता नहीं लगता कि सर, जब तक यूजर्स की कंप्लेन नहीं आती, कोई भी प्रोडक्ट होता है ना उसके पीछे क्यूए की टीम बैठी होती है जो आपकी कंप्लेंट्स को सुन रही होती है। जब आता है कि भाई ये कंप्लेन आई है तो वो जाके उसकी सर्विस को चेक करते हैं, फिर लगता है कि हाँ सर्विस क्रैश हुई है, फिर स्टार्ट होती है। तो इतने फिर यूज़र्स तो मल्टीपल होते हैं और वो रिपोर्ट पे रिपोर्ट हो रहे होते हैं। तो इसलिए पीएम सर्विस, आपको अगर अच्छा सर्वर यूज़ करना है तो आप AWS को यूज़ करो, ये खुद ब खुद रीस्टार्ट करेगा, इसको ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप इस, मतलब आपको पता लगता है कि स्टार्ट सर्वर हमारा क्रैश हो गया, आप जाते हो, आप जाके पीएम के पूरे कैशे को चेक करते हो, क्योंकि सर्वर किसी वजह से क्रैश हुआ होता है। अब आपने सिर्फ क्या किया, मैंने फिर अगर हमें जल्दी हो, मिसाल तो हमने रीस्टार्ट की कमांड चला दी, लेकिन जिस यूज़र ने क्रैश किया था उसको पता था कि मैंने इस तरह क्रैश किया है, वो फिर से आकर वही मिस्टेक करेगा और सर्वर फिर से क्रैश हो जाएगा। तो इसीलिए उस सर्वर को रोक दिया जाता है, क्योंकि आपके जहाँ पे क्रैश होता है ना, वो लाइन आ रही होती है कि भाई मैं इस लाइन पे क्रैश हूँ, पहले उस लाइन का एरर रीड किया जाता है और ये चेक किया जाता है किस यूज़र ने, क्योंकि पीछे हर चीज़ स्टोर हो रही होती है, किस यूज़र ने क्या चीज़ चेक करने की कोशिश की और क्या चीज़ फटी है, फिर उसको पहले सॉल्व किया जाता है। तो जितना टाइम लगता है वो सॉल्विंग में, उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई सर्वर क्रैश हुआ, अब बस हम अभी ये तो छोटी सी एक एग्जांपल है, यहाँ हमारे पास सर्वर क्रैश हुआ, हमने बोला अच्छा भाई हाँ ये हमारे पास ये मिस्टेक है, ये कोर्सेज है, इसको एस हटा दो, काम ये सही है। पर वो तो पूरी पूरी वेबसाइट चल रही है, उसमें तो 1000 लोग आ रहे हैं, 1000 लोग जा रहे हैं, तो वो ढूंढना थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर वो जान के सर्वर डाउन करते हैं, मतलब क्योंकि हाँ ताकि ट्रैफिक उसका उतरे नीचे और फिर वो जगह सेट करें। अगर ट्रैफिक हो और कोड पीछे सेट हो रहा हो, तो जो अब आप पीछे सेटिंग कर रहे हो, आपका सर्वर भी चल रहा है, आप किसी और डेटाबेस पे कर रहे हो, वो और डेटा है, इसीलिए 3 डेटाबेस रखे जाते हैं, स्टेजिंग, डेवलपिंग और प्रोडक्शन। स्टेजिंग वो जो आपका डेवलपर काम कर रहा हो, जो स्टेजिंग पे होता है वो आप खुद काम कर रहे हो, तो प्रोडक्शन जो आपके पास प्ले स्टोर पे या आपकी वेबसाइट पे लाइव हो आता है, ताकि उसमें कोई मसला ना आए। तो भाई अच्छा, ये है ऑब्जेक्ट लिटरल, ये आप अब अपने लाजमी यूज़ करना है। भले आपका प्रोग्राम में आपने कीज़ डिफाइन की हुई भी हैं तो भी आपको ये लगाना है। इसको हम बोलते क्या है,
ऑब्जेक्ट लिटरल, जिसके जरिए आपका प्रोग्राम फटेगा नहीं। हाँ यार, अच्छा अगर हम फ्लटर में बात करते हैं ना, फ्लटर में तो हम ये यूज करते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट उसको सपोर्ट नहीं करता। फ्लटर में ये लगता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स, उसमें ये दोनों के दोनों सपोर्ट करते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट सिर्फ क्वेश्चन मार्क को सपोर्ट करता है हर। हाँ जी, हाँ मतलब हर चीज के लिए आप कोई भी की, आपके पास कोई वेरिएबल है और उसके अंदर डेटा स्टोर है, आप उस पर भी लगाओगे कि भाई ये डेटा इस वेरिएबल में मिले। अक्सर हम ऑब्जेक्ट लिटरल क्यों बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट में मल्टीपल कीज होती हैं, वेरिएबल तो एक ही नाम होगा, एक नाम के आगे आपको, अब जैसे ये है वार लेट ए इक्वल टू 5, अब ये मुझे ए के आगे क्वेश्चन मार्क लगाने नहीं देगा, तो सिंगल के आगे तो ये अलाउ ही नहीं करता ना। तो ये काम इसका नाम इसलिए रखा गया है ऑब्जेक्ट लिटरल, कि भाई सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर चलेगा, जो कीज होंगी उसके ऊपर। मतलब हाँ हाँ, तो ये कीज है, मतलब एक ये कोर्स की की आ गई, फिर सब्जेक्ट की अलग से की है, फिर उसमें नेम है, उसके अंदर हमारे पास है, मतलब हम पहले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, फिर उसके कोर्स में देख रहे हैं, फिर उसका सब्जेक्ट और फिर उसका नेम। अब कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जो आज फर्स्ट टाइम वेबसाइट पे आया है, तो उसके पास तो कोई कोर्स होगा ही नहीं, तो जब नहीं होगा तो उसको उसको आपने कंडीशन लगाई होगी, अगर ये आपको अनडिफाइंड मिले तो आप उसको दिखा दो भाई नो एनी कोर्स इनरोल, क्या आप इस टाइम कोई भी कोर्स में इनरोल नहीं हो, सिंपल। सिस्टम ऑन हुए। यार रियाज भाई सिस्टम ऑन अभी तक नहीं हुआ है यार, ये तो करा दो प्लीज। अच्छा भाई, अब आपके पास एक एरे का मेथड है जो कि होता है मैप, आप अक्सर इसको यूज करते हो रेक्ट के अंदर। अच्छा अब हम जो भी ज्यादा चीजें करेंगे वो रेक्ट के हिसाब से करेंगे।